हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और आज हम 7th की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो हमारा है हमारी बदलती पृथ्वी। देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पर्यावरण से रिलेटेड पढ़ा था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देन हमने कवर किया था 2nd चैप्टर, जिसके अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था हमने, जिसमें हमने देखा था क्रस्ट, देन हमारी मेंटल होती है और फिर कोर होती है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखें और आगे भी हमारी इस NCERT की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट नोट्स से जुड़े रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, 3rd चैप्टर, जो हमारा है हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं इसके अंदर ये बता रखा है। आप लोग एक अनुमान लगाओ, पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर दो तरह के चेंजेस ऑब्वियस ही बातें होना बनता है। एक तो इसकी आंतरिक संरचना जो है, जो हमने देखी थी मेंटल कोर की, मेंटल की और बाहर क्रस्ट की, उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे होंगे, और जो बाहर है उसकी वजह इस अर्थ के अंदर क्या हो रहा होगा, चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यही बता रखा है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दे रखी है कि हमें पता होना चाहिए, जो हमारी अर्थ है वो हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसे प्लेनेट होते हैं, स्पेशली मैंने 4 प्लेनेट बताए थे जो आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, उसमें 4 ऐसे ग्रह बताए थे हमने कि जो क्या होते हैं, ठोस से बने होते हैं। ठोस होते हैं मतलब कि ठोस पत्थरों और चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, जो प्लेनेट ठोस चट्टानों से बने हुए हैं, तो ऐसे में हमारा कौन सा आता है, उनमें से एक हमारा क्या है, अर्थ है। ये जो हमारी अर्थ है ना, इसको हम प्लेट के बारे में बताते हैं कि ये क्या है, अलग अलग इसकी प्लेट्स हैं। ठीक है, अब वो प्लेट कैसी है, इनके बारे में हमने अभी तक नहीं देखा है, तो आज हम इसमें सबसे पहले प्लेट के बारे में देखेंगे। तो देखो, स्थल मंडल, ये जो हमारा स्थल मंडल की बात की गई है, मतलब जो हमारा क्या है, जिसमें भूमंडल, जिसको हम भूमंडल भी कहते हैं, जो हमारा रहने के लिए जगह है, वो जो स्थल मंडल है वो हमारा अनेक प्लेटों से बना हुआ है। ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा मतलब कि स्थल मंडल है, जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, वो हमारा किससे है, बहुत सारी प्लेटों से बना हुआ है और अनेक प्लेटों में, अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। हम देखेंगे जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, यूरोपियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, महासागर की प्लेट अलग होती हैं, वो आगे आएगा कि प्लेट कौन कौन सी है और वो उनका निर्माण भी कैसे हुआ है, ये भी आएगा। तो बस हमें अभी इतना जानना है कि हमारा जो स्थल मंडल है, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो अलग अलग प्लेटों में डिवाइड है। ठीक है, अमेरिका हम कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट अलग है, साउथ अमेरिका की, अफ्रीकन प्लेट है ना। जैसे हमारा गोंडवाना लैंड का भाग जो है वो हमारा अफ्रीकन प्लेट से अलग होके बना है। तो ये जो सब हम बातें करते हैं, ये हम प्लेटों की बात करते हैं, तो ये आगे विस्तार से आएगा, लेकिन अभी बस एक जनरल आइडिया कि जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। तो क्या है कि जो हमारा स्थल मंडल है ना, ये नीचे लावा देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये कैसा है, ये लावा जो है, मतलब कि इसकी अगर हम बोलें ना, तो ये बहुत ज़्यादा पिघला हुआ है, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठोस, थोड़ा तरल सा है। तो इसके ऊपर जो है हमारी जो प्लेटें हैं, जो स्थल मंडल की प्लेटें हैं, वो हमेशा धीमी गति से क्या है, तैरती रहती है इसके ऊपर। ओके, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, ठीक है, के लगभग घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने के कारण ये गति होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी हमने देखा कि जो मैग्मा हमारी पृथ्वी के अंदर है, उसके ऊपर क्या है, ये प्लेटें बहुत धीरे, मतलब हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, उस तरीके से तैर रही हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा पाया जाता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। मतलब कि इसमें जैसे आगे दिखाया जाएगा हमें कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा। हमने देखा है कि हमने जब आंतरिक संरचना देखी थी तो हम उसमें चट्टानों की बात करी थी, तो हमने आग्नेय चट्टानों की बात करी थी, और उसमें क्या बताया था कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है, जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, लावा के रूप में पृथ्वी के बाहर आता है और ठंडा हो जाता है, जिसके कारण किसका निर्माण हो जाता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब देखो,
क्या होता है, प्लेट की गति होती है। तो प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखो अभी हमने क्या समझना है, पृथ्वी पर परिवर्तन, यही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखो ये हमारा कैसा हो गया, आंतरिक, मतलब कि कुछ अंदर ऐसे, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी गतिविधि चल रही है जिसके कारण पृथ्वी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की इस सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण की गतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो देखो जो बल, कोई भी बल, मतलब कि कोई भी बल लग रहा है पृथ्वी पर, अगर वो आंतरिक भाग से लग रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक बल बोलते हैं, मतलब कि एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो बल कैसे लग रहा है, अंदर से लग रहा है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम बात करें पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी हमारी तैर रही है, और तैरने के कारण क्या हो रहा है, उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और उस चेंजेस के कारण पृथ्वी में बदलाव आ रहा है, जिसे हम आंतरिक बल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या लगा, अंतर्जनिक बल लगा, पृथ्वी के अंदर का बल लगा, और इंग्लिश में जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स कह देते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, मतलब जो पृथ्वी की, सपोज करो ये सतह, जो बाहर से लगे हैं, ठीक है, उनको हम बाहरी जनक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ऊपर कोई ऐसा करें कि सपोज हम विस्फोट फोड़ दें, ठीक है, बहुत बड़ा कोई विस्फोट कर दे, तो इसके ऊपर क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर हमने विस्फोट मतलब कि करा, तो क्या होता है, वो एक भूकंप का कारण भी होता है। कभी कभी बहुत बड़ा कोई विस्फोट होता है जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर किसी उस एरिया में क्या हो सकता है, भूकंप आने की आशंका होती है। तो ये क्या हो गया, बाहर जनिक बल हो गया, मतलब एक्सोजेनिक फोर्स हो गया। तो दो तरह के फोर्स हो गए, एंडोजेनिक जो कि आंतरजनिक बल, और एक्सोजेनिक जो कि बाहर जनिक बल कहलाते हैं। आंतर्जनिक बल कभी कभी अकस्मातिक गति उत्पन्न करते हैं। अब क्या होता है, मतलब कि जो अंदर से, अब हमें तो पता नहीं चल रही है ना, क्योंकि अब देखो अभी हमने लास्ट चैप्टर में इसी चीज़ पर डिस्कशन किया था कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, मतलब कि तापमान इतना ज़्यादा है कि आप पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना को पढ़ने में मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होगी, और शायद ही हम बिल्कुल अंतर तक जा पाएँ, ये नामुमकिन के बराबर है। तो यहाँ पे भी यही बता रखा है। तो इसलिए क्या क्या रखा है कि अकस्मिक गति होती है जिसका हम क्या नहीं कर सकते, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऐसी अकस्मिक जो गति होती है उस कारण क्या होता है, कभी तो ये तेज भी होती है, कभी तेज होती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। उसके कारण जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है। भूकंप भी तो क्या होता है कि जब दो प्लेट, क्या होता है देखो, जब सपोज करो हम कहें ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, अब कभी क्या हो कि ये दोनों प्लेट आपस में टकरा जाएं आपस में, तो क्या होगा, इसके कारण भूकंप होगा। भूकंप क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये जो प्लेट एक वन प्लेट है, सेकंड प्लेट है, ये किसके ऊपर तैर रही हैं, लावा के ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, तो ये अब तैरते हुए आपस में टकरा भी सकती हैं, और जब ये टकरा जाएंगी तो क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। वही बात करें जब हम बात करते हैं ज्वालामुखी, जब प्लेटों के बीच में जगह बन गई और यहाँ से फूड पाइप के थ्रू यहाँ जगह बन गई और लावा पृथ्वी पर बाहर आ गया, तो उसकी वजह क्या होता है, ज्वालामुखी हो जाता है, उत्पन्न होता है। तो ये सब किसकी वजह होता है, आंतरिक बल की कारण होता है, और ये आकस्मिक होता है, गति होती है। ठीक है, इसके कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो हम जानते हैं भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इसके कारण पे की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी अत्यधिक हानि भी हो सकती है। कभी कभी ये भूकंप बहुत धीरे आते हैं और कभी कभी ज़्यादा आते हैं। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि किस जो हमारी पैसिफिक मतलब प्रशांत सागर की प्लेट होती है, वहाँ पर भूकंप क्यों ज़्यादा आते हैं, मतलब कि जापान वाले एरिया में क्यों भूकंप ज़्यादा आते हैं, वो सब चीज़ें भी आगे आएंगी। ठीक है, ज्वालामुखी से यहाँ क्वेश्चन बनता है एक इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ज्वालामुखी के बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अपने यहाँ एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है। ठीक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो है वो हमारी भारत में कहाँ पाया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे पृथ्वी की गतियाँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रखा है, वही आंतरिक बल है ना, मतलब कि एंडोजेनिक बल और एक्सोजेनिक फोर्स की बात कर दी है।
अब ये कैसे होते हैं, कभी कभी एकदम से आ जाते हैं जिन्हें हम आकस्मिक कह देते हैं बल, और कभी पटल विरूपण बल होता है। जैसे एकदम से कैसे आते हैं, भूकंप, दो प्लेट आपस में टकरा गई, ठीक है, तो क्या हो जाता है, भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ज्वालामुखी बोले तो कहने का मतलब जब बीच में से क्या हुआ, कहीं ऐसा दरार हो गया जिससे बाहर लावा आ गया, जिसे हमने ज्वालामुखी कह दिया। भूस्खलन क्या होता है, जब एकदम से लैंड स्लाइडिंग हो जाए, पत्थर और वो सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो देखा होगा उत्तराखंड वाले एरिया और जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पे भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वहीं हम बात करें अगर पटल विरूपण बल, मतलब पर्वत निर्माणकारी बल, आपको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट उसके अंदर चली जाती है और एक प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। देखो, इस चीज़ को भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पृथ्वी पे जो अलग अलग आकृतियाँ हैं पृथ्वी की, मतलब कि सतह पर जो अलग अलग, जैसे हमें समतल मैदान दिखते हैं, पठार दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, तो ये कैसे बने, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो ऐसे ही हमारा किसका होता है, जैसे हम कहते हैं अगर बताया जाए तो हिमालय जो हमारा पर्वत है उसकी हम क्या कहते हैं, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किससे, यहाँ हमारी किससे, यूरोपियन प्लेट से टकराई, ठीक है। उसके बीच में क्या था, तैतित सागर, और वो मलबा जब इकट्ठा हुआ उसके ऊपर चढ़ी तो वो हमारा हिमालय बन गया, ठीक है। तो इसकी वजह पटल विरूपण बल हो गया ये, इससे क्या हो जाएगा, पर्वत बन जाता है, ठीक है। अब ये आगे हम इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में। यहाँ पे बता रखा है अपरदन और निक्षेपण, मतलब कि बाहर क्या होता है, बाहर कौन सा बल लगता है, बाहरजनिक बल, जिसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, एक्सोजेनिक्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अपरदन। देखो, अपरदन हमें पता होना चाहिए, अपरदन क्या होता है, जब किसी एक जगह से मिट्टी हटाई जा रही हो, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, देखो हवा के कारण, पानी के कारण, और किसके कारण हो सकता है, ये हवा हो गई, पानी हो गया, इसके कारण क्या होता है, एक जगह से मिट्टी हटाई जाती है और दूसरी जगह पे क्या करी जाती है, वहाँ पर मिट्टी लाके निक्षेपण कर दिया जाता है। मतलब सपोज करें कि यहाँ से मिट्टी बह के गई तो यहाँ तो गड्ढा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जाके वो इकट्ठी हो गई तो यहाँ पर निक्षेपण हो गया। इसको कहते हैं हम अपरदन और निक्षेपण। मिट्टी का कहीं से हट जाना उसको हमने कह दिया अपरदन, और कहीं पर निक्षेप मतलब कि इकट्ठा हो जाना वो हमारा निक्षेपण हो जाता है, जो किसके कारण होता है, नदी बहते हुए जल के कारण, पवन के कारण होता है, समुद्री तरंगों के कारण होता है, और हिमनद के कारण होता है। तो ये जो पृथ्वी की गतियां हैं, आंतरिक बल, बाहरजनिक बल, यहाँ पे हमने देखा कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और इसमें देखा अपरदन और निक्षेपण। ओके, अब यहाँ देखो बहुत अच्छे से बता रखा है कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं, ठीक है, जो हमारी लिथोस्फीयर पे जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखो, जो हमारी भूप्रॉपर्टी है, मतलब कि जो हमारी क्रस्ट है, उसमें अनेक बड़ी और कुछ छोटी, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे कितनी बड़ी और कितनी छोटी और कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, ठीक है। ये जो असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह क्या होती हैं, टिकी होती हैं। सिर्फ ये याद रखना, सिर्फ प्लेटें महाद्वीपों की नहीं, महासागरों की भी प्लेटें होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम देखें महाद्वीपों की प्लेट की बात करें तो कुछ इस तरह की आकृति हमें देखने को मिल जाती है अफ्रीकन प्लेट की, ठीक है। और अमेरिकन प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट है, वो हमारी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, हालांकि कुछ इस तरह की वो प्लेट होती है। तो ये कैसी होती है, अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, सबकी अलग अलग आकार थी, कोई मतलब कि आकार इनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति, एंडो मतलब कि अंतः मतलब कि अंदर, एक्सो मतलब कि बाहरी, और जेनिक का मतलब होता है मतलब कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम बोलते हैं जेनिक। तो इससे हमारा क्या बन गया, जो अंतः मतलब कि अंदर का हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, और जो बाहर का हो गया मतलब एक्सो, तो उसे हमने कह दिया एक्सोजेनिक, ठीक है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या है, तो क्रस्ट पर
खुला हुआ एक ऐसा छिद्र, मतलब एक ऐसा होल जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मैंने कहा था जब दो प्लेटों के बीच में कोई गैप है, ठीक है, और वहाँ उस होल से क्या हो, एकदम से पिघलता हुआ पदार्थ बाहर निकलने लिखे, उससे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, जो कि इस चित्र में हमें अच्छी तरीके से दिखा रखा है कि देखो ये हमारी क्या है, मेंटल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारी क्या देखने को मिलती है, लिथोस्फीयर या बोल लो क्रस्ट है, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो हमारा ये जो मेंटल है, इसी के अंदर मैग्मा चैम्बर है। यहाँ से क्या होगा, इस क्रस्ट में कोई क्या हो गया, क्रैक हो गया, सपोज यहाँ पे कोई होल है, तो इस क्रस्ट से क्या होगा, ये जो मैग्मा होगा ये बाहर आएगा, और ये बाहर आएगा जिस होल से, जिस जगह से आएगा उसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोला जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रेटर क्या है, या उस होल को क्या कहते हैं, उस छिद्र को क्या कहते हैं, हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या उसमें से बाहर निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलती है, कंकड़ निकलते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वाटर वेपर, जिसे हम जल बाष्प कहते हैं, वो भी निकलते हैं। एक विस्फोट की तरह एक होता है ये, और इसमें से गैस, राख, पत्थर, कंकड़ और जो हमारे जल वाष्प होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जहाँ से निकला उसको हमने क्या कह दिया, क्रेटर बोला जाता है। जब ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर आएगा तो ये बाहर आके, ये जो बाहर है ये बाहर आके लावा कहलाया जाता है, फिर ये मैग्मा नहीं कहलाया जाएगा। जब ये बाहर आ गया तो हम इसको क्या कह देंगे, लावा कह देंगे, ठीक है। और इसका निकास हुआ उसको हम वेंट, मतलब कि बाहर आता है, उसको कह देते हैं। और कल हमने ये भी समझा था कि जब ये जो मैग्मा अंदर ही जम जाता है, जो मतलब अंदर ही जम गया, बाहर नहीं आ पाया, इस तरह अंदर जम गया, उसको हमने क्या कह दिया था, उसको हमने आंतरिक आग्नेय चट्टानें कह दिया था। मतलब कि अंदर वाली जो हमारी इग्नियस रॉक्स हो गई थी उन्हें हम ग्रेनाइट कहते थे, और जो बाहर निकल आई थी वो जल्दी से ठंडी हो गई थी, लावा वाली, और उनको हमने बेसॉल्ट चट्टानें कह दिया था। यहाँ पे ये मैग्मा चैम्बर शो कर रखा है, पूरा यही बता रखा है, ठीक है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब हमने क्या देखा, दो प्लेटें हैं, वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे जो मैग्मा चैम्बर है या जो मेंटल है उस पे क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, जिस गति करने की वजह कंपन पैदा होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूपर्टी जो क्रस्ट है के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ हुआ है, मतलब कि जहाँ फॉल्ट हुआ है, ठीक है, उसको हम उद्गम केंद्र कहा जाता है। इंग्लिश में हम उसे फॉल्ट कहते हैं, जहाँ से वो कंपन स्टार्ट हुआ है। मतलब सपोज करो ये पृथ्वी है हमारी और इस पर्टिकुलर जगह से कंपन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसको जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, आरंभ हुआ है। इंग्लिश में इसको फॉल्ट पॉइंट भी कह देते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब इसने क्या बोला कि सपोज करो यहाँ पर फॉल्ट हुआ, इसके ऊपर जो सतह होगी, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहुँचा, ये जो सतह होगी इसको हम क्या कह देते हैं, अधिकेंद्र कह देते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अब जब यहाँ पे पहुँच गया, मतलब बिल्कुल सतह पर आ गया, सबसे ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है, और इसकी तरह ये अब किस पे सतह पर मूव करेगा। जो तरंगे होंगी वो पृथ्वी की सतह पे क्या होंगी, फिर मूव करेंगी, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो देखो जहाँ पर, जैसे आपने सुना होगा कि भूकंप आया, तो हम ये देखते, सबसे पहले न्यूज़ में यही आता है कि ये भूकंप कहाँ पर आया, मतलब कि ये देखा जाता है कि भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ था। तो वो देखने के बाद हम क्या देखते हैं कि इस वाले इलाके में जहाँ पर वो भूकंप अधिक, जो उसका मेन सेंटर होता है जहाँ से वो उत्पन्न होता है, उसी के आसपास वाले एरिया में ज़्यादा हानि होती है, ठीक है। एक अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब भूकंप यहाँ पे आया है तो यहाँ पर आया है, सपोज यहाँ पे अधिकेंद्र था, मतलब कि यहाँ पर आया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ इस वाले आसपास वाले एरिया में ज़्यादा इसकी तीव्रता पता ही चलेगी। इस चित्र को देखो, एक भूकंप की उत्पत्ति, यहाँ पर सपोज करो ये फॉल्ट हुआ,
ठीक है, मतलब ये उद्गम केंद्र हो गया। क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये पूरी पृथ्वी की एक सतह दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर कहाँ से, इस वाले एरिया से यहाँ पे कुछ भी कंपन हुआ तो इसको हमने क्या कह दिया, उद्गम केंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है ना, स्टार्टिंग हो रही है, वह भूकंपी ऊर्जा को उद्गम केंद्र कहा जाता है। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये कंपन पैदा करेगा यहाँ पर, लेकिन ये जो सबसे ऊपर, इसके जस्ट ऊपर होगी, वो पहुँचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, जो इसके जस्ट ऊपर होगा। अब ये क्या होगा, इससे पूरी सतहों पर फैलना स्टार्ट करेगा, और ये जो आसपास के एरियाओं में जहाँ तक जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। और वो प्लेट की सीमा होती है कि वो कुछ दूरी तक जाता है और कुछ दूरी के बाद वो धीरे धीरे होता जाता है, ठीक है। तो इसमें ये भूकंप की उत्पत्ति को दर्शाया हुआ है। अब बात करते हैं, भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसमें अभी इतना क्लियर नहीं समझाया गया, आगे चैप्टर्स में 8th 9th की ज्योग्राफी में समझाया जाएगा, हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। एक होती है पी तरंगे, पी वेव्स है ना, रेस, जिनको हम प्राइमरी बोलते हैं। एक होती है एस, जो कि हमारी कौन सी होती हैं, सेकेंडरी होती हैं। और एक होती है हमारी एल, जिनको हम लव वेव्स या सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। तो पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, मतलब कि जो इनकी स्पीड भी देखेंगे, सबसे जल्दी पहुंचने वाली तरंगे यही पी तरंगे होती हैं। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। और जो एल तरंगे होती हैं वो हमारी पृष्ठीय तरंगे होती है, मतलब जो सरफेस पे होती हैं, इनको हम सरफेस रेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो और ये सबसे ज़्यादा हानिकारक भी होती हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, मतलब कि इसमें बोला है कि ये तरंगे कहाँ पर आती हैं और उन सब को जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी वो नहीं आया है कि जिससे हम पहले से भूकंप क्या कर सकें, उसका अनुमान लगा सकें। लेकिन यदि हम पहले से तैयार कर लें तो इनके प्रभाव को निश्चित रूप से क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजता, सांपों का धरातल पर आना। इन सब चीज़ों से क्या होता है, इसका अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अभी तक भूकंप को पहले से जानने का कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं आया है। यहाँ पे भूकंप के जो कि गुजरात में आया था उसका एक विनाशकारी चित्र दिखा रखा है। अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखो, भूकंप आया था जो कि हमारा भुज वाले एरिया में आया था, जो कि हमारे गुजरात में होता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, 6.9, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, और 26 जनवरी थी, तो सभी बच्चे कहाँ थे, और सुबह के टाइम पे आया था ये, और 6.9, तो ये काफ़ी विनाशकारी हो जाता है, ठीक है। जब इतनी तीव्रता होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है, विनाश तो करेगा ही। उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे कहाँ थे, स्कूल थे, तो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन सब लोग स्कूल जाते हैं और हम इस दिन अपना गणतंत्र दिवस बना रहे होते हैं, है ना। तो स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका थी उस टाइम पे, ठीक है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन और जो संचार लाइनें थी सभी क्या हो गई थी, अवरोधित हो गई थी। शहर में आग की बात करें तो चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की वहां पर घोषणा की थी और मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील करी थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करे। ओके, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ठीक है। इसको हम सीस्मोग्राफ भी कहते हैं। ओके, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब 2 या 2 से कम,
है ना, तो उसका प्रभाव हमें तब पता नहीं चलेगा कि भूकंप आया भी है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, मतलब चीज़ें गिरती हैं तो उसकी वजह क्षति हो सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा भुज वाले एरिया में 6.9 का आया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत शक्तिशाली थे। जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। और यहाँ पे ये हमें भूकंप लेखी जो है वो दिखा रखा है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। इसको आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।